हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको हल्के में न लेते हुए गंभीरता से आप अध्ययन करिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था बहुगुणिता के बारे में। बहुगुणिता किसे कहते हैं? अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो से अधिक समुच्चय उपस्थित हों तो इसे बहुगुणिता कहते हैं। दो से अधिक समुच्चय का मतलब है कि वैसे तो प्राय जितने भी द्विगुणित को जीव होते हैं उनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के दो सेट होते हैं। एक सेट वह अपने नर जनक से प्राप्त किया जाता है और एक सेट जो है गुणसूत्रों का एक सेट अपने मादा जनक से प्राप्त किया जाता है। तो लेकिन अगर जो दो सेट के अलावा और भी सेट मौजूद हो, 3 सेट हो जाए, 4 सेट हो जाए तो इसे जो है अगर 3 सेट है तो 3n कहते हैं, 4 सेट तो 4n, 5n, 6n। इस प्रकार से इसको ये सारी स्थिति जो है ये बहुगुणिता की स्थिति होती है। बहुगुणिता जो है ये प्रायः पौधों में पाया जाता है और बहुपादप प्रजनन में आवश्यकता अनुसार पौधों में बहुगुणिता को प्रेरित किया जाता है, यानी प्रेरित बहुगुणिता द्वारा जो है वांछित किस्म के पौधों का विकास किया जाता है। तो बहुगुणिता जो है ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सगुणिता, नंबर 1 सगुणिता और नंबर 2 असगुणिता। सगुणिता और नंबर 2 अब देखिए सगुणिता किसे कहेंगे? सगुणिता में अगर किसी कोशिका में गुणसूत्रों के एक या एक से अधिक सेटों की वृद्धि हो जाती है तो इसे कहते हैं सगुणिता। किसी सेल में एक या एक से अधिक गुणसूत्र समुच्चय की वृद्धि किसी कोशिका में एक या एक से अधिक गुणसूत्र समुच्चय की वृद्धि हो जाए, यानी जितना पाया जा रहा है उसमें एक पूरा एक सेट बढ़ जाए या एक से अधिक सेट बढ़ जाए तो इसे कहते हैं सगुणिता। किसी कोशिका में एक या एक से अधिक गुणसूत्र समुच्चय की वृद्धि को सगुणिता कहते हैं। सगुणिता को 2n, 3n, 4n, 5n आदि द्वारा लिखा जाता है। अगर इसके गुणसूत्र के 2 सेट बढ़ गए तो 2n लिख दिया गया, 3 सेट बढ़ गए तो 3n, 4n, ये ऐसे लिखा जाता है। और दूसरा है असगुणिता। असगुणिता देखिए, असगुणिता किसे कहेंगे? किसी कोशिका में किसी कोशिका में
एक या एक से अधिक गुणसूत्र संख्या में यानी जोड़े में नहीं, समुच्चय में नहीं, में वृद्धि या कमी या न्यूनता को सगुणता कहते हैं। देखिए, किसी कोशिका में एक या एक से अधिक गुणसूत्र संख्या में वृद्धि हो जाए, यानी कहने मतलब जितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं उसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाए या दो गुणसूत्र अधिक हो जाए या दो गुणसूत्र कम हो जाए, यानी पूरा सेट में। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी कोशिका में मान 14 गुणसूत्र पाया जा रहा है, अब इसमें 14 की जगह पर 15 हो जाए, 16 हो जाए, 17 गुणसूत्र हो जाए या 13 गुणसूत्र हो जाए, 12 गुणसूत्र हो जाए, तो इसे कहेंगे आसुगुणिता। लेकिन अगर जो एक सेट बढ़ रहा है तो 14 में एक सेट 14 है तो एक सेट बढ़ रहा है तो 21 हो जाएगा, दो सेट बढ़ रहा है तो 28 हो जाएगा, तीन सेट बढ़ रहा है तो 35 हो जाएगा, 35 गुणसूत्र हो जाएगा। तो सेट की बात यहाँ पर नहीं होती है, यानी किसी कोशिका में पाए जाने वाले, किसी कोशिका में एक या एक से अधिक गुणसूत्र संख्या में वृद्धि या कमी को सगुणता कहते हैं, यानी समुच्चय में नहीं। यह वृद्धि या कमी जो है वो पूरे समुच्चय में नहीं होना चाहिए। 4 है 46 है तो 47 हो जाए, 48 हो जाए, 44 हो जाए, ऐसे इसे कहते हैं आसुगुणिता। इसको जो है जो लिखा जाता है, देखिए 2n + 1, 2n + 2, 2n + 3, 2n - 1, 2n - 2, इस प्रकार से इसको लिखा जाए, यानी कि कुल द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में 1, 2, 3 गुणसूत्र की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, इसे आसुगुणिता कहते हैं। अगला है उत्परिवर्तन प्रजनन। एक शब्द है उत्परिवर्तन, टॉपिक है उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन किसे कहते हैं? जैसे पहले हमने आपको बताया था कि सजीवों में होने वाले अचानक तथा वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन 2 प्रकार का हमने आपको बताया था, एक तो होता स्वतः उत्परिवर्तन, स्वतः उत्परिवर्तन जो कि 10 की पावर -7 से 10 की पावर -4 प्रतिदिन प्रति पीढ़ी की दर से होता है। स्वतः उत्परिवर्तन जो अपने आप हो गया, प्राकृतिक रूप से जो होता रहता है वो तो स्वतः का। और एक होगा प्रेरित परिवर्तन। तो प्रेरित परिवर्तन मतलब जानबूझकर किसी कोशिका में वंशागत परिवर्तन कर दिया जाए, यानी किसी गुणसूत्र की संख्या, कोशिका में गुणसूत्र की संख्या को बढ़ा दिया जाए या गुणसूत्र की संरचना को परिवर्तित कर दिया जाए। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन किए जाते हैं वो प्रेरित उत्परिवर्तन होते हैं। तो उत्परिवर्तन प्रजनन किसे कहेंगे? प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा नई पादप किस्मों का विकास करना उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। क्या? प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा
अच्छे गुण वाले पादप किस्मों का विकास करना। प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे किस्म वाले पादप किस्मों का, अच्छे किस्म वाले पौधों का विकास करना उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। उत्परिवर्तन प्रजनन में जैसे एक गेहूं की एक प्रजाति है सरबती सोनेरा, ये गेहूं की एक प्रजाति है। यह उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा इसका विकास किया गया है। अब उत्परिवर्तन प्रजनन कैसे करते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं? अब जैसे कोई पौधा किसी पौधे की किसी कोशिका को लिया, अब उस कोशिका में गुणसूत्र की संख्या को कम या ज्यादा कर दिया जाएगा या गुणसूत्र की संरचना में कोई परिवर्तन कर दिया जाएगा, जिससे आगामी संततियों में वह परिवर्तन आता जाता रहता है। तो इसे कहते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। अगुणित पौधों का पादप प्रजनन में उपयोग। अगुणित पौधों का पादप प्रजनन में उपयोग। देखो भाई, सबसे देखिए आधुनिक पौधा क्या होता है। आगुणित पौधा किसी आगुणित कोशिका के संवर्धन से विकसित पौधे को आगुणित पौधा कहते हैं। किसी आगुणित कोशिका जैसे परागकण है वो आगुणित होता है, परागकण है उसके विकास से कोई पौधा उत्पन्न हो रहा है, उसे हम आगुणित। अंड कोशिका है, तो किसी आगुणित कोशिका के संवर्धन से विकसित पौधे को आगुणित पौधा कहते हैं। किसी आगुणित कोशिका के संवर्धन से विकसित पौधे को आगुणित पौधा कहते हैं। अब इसके बारे में आप अगले लेसन में अध्ययन आप करेंगे कि उत्तक संवर्धन क्या है, किस प्रकार से पौधों यानी उत्तक का संवर्धन किस प्रकार से किया जाता है। तो उत्तक संवर्धन में होता क्या है, कोई एक संवर्धन माध्यम बनाते हैं। संवर्धन माध्यम का मतलब किसी कोशिका के विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ अगर किसी माध्यम में उपलब्ध है तो उस माध्यम को संवर्धन माध्यम या पोषक माध्यम कहते हैं। पोषक माध्यम किसे कहेंगे? विभिन्न पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें किसी कोशिका को विकसित होने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो, संवर्धन माध्यम कहलाते हैं। अब उस संवर्धन माध्यम में किसी वनस्पति कोशिका को अगर हम डाल देते हैं तो वनस्पति कोशिका विकसित होकर के नए पौधे के रूप में जन्म ले लेता है। तो यह प्रक्रिया जो है उत्तक संवर्धन कहलाता है। तो अगर किसी पौधे के परागकण को संवर्धन माध्यम में रखा जाए विशेष प्रक्रम के अंतर्गत, तो वह परागकण जो है आगे चल करके एक पौधे के रूप में विकसित होगा और वह पौधा जो है
आगुणित पौधा होगा। आगुणित का मतलब कि उसमें गुणसूत्र का केवल एक ही समुच्चय मौजूद होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लो मटर का लेते हैं, मटर के द्विगुणित कोशिका में 14 गुणसूत्र होता है, 14। अब यानी 2n बराबर है 14, तो n बराबर हो गया 7। अब मटर का जो परागकण है उसमें गुणसूत्र का केवल एक सेट होता है। मटर ही नहीं, जितने पौधे हैं, जितने पौधों के युग्मक होते हैं, जितने जंतुओं के युग्मक होते हैं, उन सब में गुणसूत्र का केवल एक सेट उपलब्ध मौजूद होता है। तो इस जगह मटर की प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में 14 गुणसूत्र होते हैं। तो अगर मटर के परागकण को हम देखते हैं तो परागकण में केवल 7 ही गुणसूत्र पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि युग्मकों का निर्माण प्रायः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, तो गुणसूत्र की संख्या जो है आधी हो जाती है। तो परागकण में 7 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब ये परागकण क्या कहलाए? आगुणित कोशिका हो गई। अब इसको जो है जब हम संवर्धन माध्यम में रख करके संवर्धित करेंगे तो ये आगे चल करके आगुणित पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। अब देखिए, जो आगुणित पौधे होते हैं, आगुणित पौधे इनमें जो है ये संयुग्मजी होते हैं। आगुणित पौधे संयुग्मजी, संयुग्मजी का मतलब होता है कि चूंकि इनका विकास एक ही जनक से होता है, दो जनक में मादा जनक भाग नहीं दिया। ध्यान रखना, अगर परागकण से खाली नया पौधा विकसित किया जा रहा है तो यह केवल नर जनक के विकास से ही इसका निर्माण हुआ है। मादा जनक का इसमें कोई योगदान नहीं, केवल नर जनक का योगदान होता है। अतः यह जो है किसी लक्षण के लिए संयुग्मजी होगा, अपने बिल्कुल उस जनक के समान होगा जिस जनक से परागकण प्राप्त किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, लैंगिक जनन करने वाले जीवों की जो संततियां होती हैं वो अपने जनकों से भिन्न होती हैं। भिन्न क्यों होती हैं? क्योंकि युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में आपने अध्ययन किया होगा। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था के पैकाइटिन उपप्रावस्था में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय मतलब एक गुणसूत्र का जीन दूसरे गुणसूत्र पर चला जाता है, यानी गुणसूत्रों के मध्य जीनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे में जब एक युग्मक से कोई जीव बन रहा है तो अपने उस जनक के समान होगा जिस जनक का युग्मक था। तो इस प्रकार से आगुणित पौधे जो होते हैं वो चूंकि एक ही जनक से विकसित होते हैं, इसलिए वो संयुग्मजी होते हैं लक्षणों में। और संयुग्मजी लक्षण प्राप्त करने के लिए आगुणित पौधों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। संयुग्मजी लक्षण वह लक्षण है, यानी हमने आपको परसों के वीडियो में आपको बताया था समयुग्मजी विषम युग्मजी क्या होते हैं। अगर किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन समान हो तो संयुग्मजी, दोनों जीन अलग अलग हैं तो विषम युग्मजी, जैसे कैपिटल टी संयुग्मजी है, स्मॉल टी संयुग्मजी है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी है क्या है, विषम युग्मजी हो गया, क्योंकि दोनों जीन ये अलग अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आगुणित पौधे होते हैं इनसे समयुग्मजी में समयुग्मजी लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण अपने एक जनक के बिल्कुल समान होता है। तो ये है आगुणित पौधों का पादप प्रजनन में महत्व। संक्षिप्त में आगुणित पौधों का विकास केवल एक ही जनक से होता है, इसलिए आगुणित पौधे समयुग्मजी होते हैं। तो समयुग्मजी पौधा प्राप्त करने के लिए आगुणित पौधों का विकास महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद जो है हम आपको सेकेंड लेसन कल से
शुरू करेंगे और ये फर्स्ट लेसन आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा और सेकंड लेसन कल से शुरू करेंगे। कल की वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। धन्यवाद।